अगर एक बॉडी ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जा रही है इस पाथ के जरिए, एक बॉडी ए से बी पर जा रही है थ्रू दिस पाथ, दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस। क्योंकि ये शॉर्टेस्ट पाथ नहीं है, इसको हम बोलेंगे एस। शॉर्टेस्ट पाथ क्या, बॉडी ए से बी तक डायरेक्ट जाए। द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब जरा देखें ये ए और बी पॉइंट जिस एक्सिस के अंदर लाई कर रहे हैं, पॉइंट ए का जो ओरिजिन से डिस्टेंस है दिस इज कॉल्ड व्हाट, r1, पोजीशन वेक्टर r1, और फाइनल पोजीशन का जो डिस्टेंस है दिस इज कॉल्ड r2, दिस इज कॉल्ड r2। नाउ हाउ कैन यू फाइंड डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट किस तरह निकालेंगे आप? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट इज फाइंड बाय फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। आप डिस्प्लेसमेंट इस फॉर्मूले के जरिए निकालेंगे। जब भी आपने दो पॉइंट्स में डिस्प्लेसमेंट बतानी है तो आप हमेशा फाइनल पोजीशन को इनिशियल पोजीशन से माइनस करेंगे। ओके, और बेटे इसके साथ साथ आपने याद रखना है कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड। डिस्टेंस टोटल लेंथ है तो वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगा, या फिर एक टाइम देखें ना, डिस्टेंस इस वक्त ज्यादा है और डिस्प्लेसमेंट कम है। डिस्प्लेसमेंट देखें, एक जगह से दूसरी जगह जाने के तीन डिफरेंट रास्ते हैं, जो सबसे स्मॉलेस्ट रास्ता है दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ओके, और बेटे अगर आप देखें तो सिर्फ एक केस है जिसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड बराबर होता है। इफ मोशन ऑफ अ बॉडी इज इन स्ट्रेट लाइन, अगर बॉडी की मोशन स्ट्रेट लाइन हो, अगर बॉडी की मोशन स्ट्रेट लाइन हो तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल हो जाते हैं, अगर एक जगह से दूसरी जगह जाने का रास्ता ही स्ट्रेट लाइन है। बेटे आपने याद रखना है, व्हेन डिस्टेंस इज जीरो, व्हेन डिस्टेंस इज जीरो डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी जीरो। जब डिस्टेंस जीरो होगा तो डिस्प्लेसमेंट मस्ट भी जीरो है। मैं रेस्ट पर हूं, मेरा डिस्टेंस भी जीरो है, मेरी डिस्प्लेसमेंट भी जीरो है। बट व्हेन डिस्टेंस इज नॉट जीरो, व्हेन डिस्टेंस इज नॉट जीरो डिस्प्लेसमेंट मे और मे नॉट बी जीरो, मे नॉट बी जीरो। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से बेटे मेरी बात सुननी है आपने। मैं आपसे कहता हूं कि एक बॉडी ए से बी, ये एक सर्कुलर पाथ है, ये सर्कुलर पाथ है, एक बॉडी ए से बी पर आती है। जब बॉडी ए से बी पर आएगी आप मुझे बताएं तो बॉडी का डिस्टेंस क्या होगा? जब बॉडी ए से बी पर आएगी, जब बॉडी ए से बी पर आएगी तो बॉडी का डिस्टेंस पूरा सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होता है, पूरा सर्कल 2 पाई आर है, आधा सर्कल क्या होगा? पाई आर। तो बॉडी का डिस्टेंस क्या होगा बताएं? पाई आर। हाफ सर्कल में डिस्टेंस क्या होगा? और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? बॉडी ए से बी डायरेक्ट चली जाए तो ये क्या बन रहा है? डिस्टेंस, ये आर और ये आर, 2r। डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल होगा? 2r के इक्वल होगा। तो अगर आप देखें तो डिस्टेंस भी जीरो नहीं है, डिस्प्लेसमेंट भी जीरो नहीं है। लेकिन अगर एक बॉडी एक सर्कल पूरा कर ले, ए से दोबारा ए पर आ जाए, तो बॉडी जब ए से दोबारा ए पर आएगी तो उसने पूरा सर्कल पूरा कर लिया, तो सर्कल किसके इक्वल हो जाएगा? 2 पाई आर, सरकमफेरेंस एस जो है वो 2 पाई आर के इक्वल हो जाएगा। और लेकिन जब बॉडी ए से दोबारा ए पर आएगी तो जो उसकी इनिशियल पोजीशन है वही उसकी फाइनल पोजीशन है। अब बॉडी की डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी। तो बेटे इसका मतलब ये हुआ कि जब बॉडी पूरा चक्कर निकालेगी तो डिस्टेंस तो नॉन जीरो है लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो है। तो बेटे यहां पर मैंने लिखा है व्हेन डिस्टेंस इज नॉट जीरो डिस्प्लेसमेंट मे और मे नॉट बी जीरो। अंडरस्टैंड? ये दोनों पॉइंट्स आप लोगों ने याद रखने हैं बेटे। और यहीं से आपसे डिफरेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। मैं आपसे पूछ सकता हूं, देखिए
मैं आपसे क्वेश्चन कर सकता हूं, व्हेन जब एक बॉडी ने आधा सर्कल कंप्लीट कर लिया है, हाफ सर्कल, तो बॉडी की डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट की रेशो क्या होगी बताएं? डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट रेशो व्हेन बॉडी कंप्लीट हाफ सर्कल, बेटे डिस्टेंस क्या था? पाई आर, और डिस्प्लेसमेंट क्या है? 2r। तो आंसर क्या आ जाएगा? पाई बाय 2। पाई बाय 2 ये आपने निकाली है हाफ सर्कल की। अगर मैं आपसे पूछूं फुल सर्कल में, फुल सर्कल में डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट की रेशो क्या होगी? तो यहां पर आप क्या करेंगे? 2 पाई आर और डिस्प्लेसमेंट 0 है, समथिंग ओवर 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। आंसर इन्फिनिटी आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बेटे किए जा सकते हैं, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का सवाल हर साल यूईटी के अंदर देखा जाता है। ठीक है बेटे, मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखता हूं, आपने इस क्वेश्चन का आंसर करना है। मैं आपसे कहता हूं कि एक बॉडी है एक्स वाई प्लेन में, एक बॉडी है एक्स वाई प्लेन में, वो बॉडी ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। ठीक है बेटे, एक बॉडी जो है वो 8 मीटर ईस्ट में गई है, ओरिजिन से स्टार्ट हुई है, 8 मीटर कहां गई है? ईस्ट में, और फिर 6 मीटर नॉर्थ में गई है। पहले 8 मीटर कहां गई है? ईस्ट में। पहले बॉडी 8 मीटर कहां गई है? ईस्ट की तरफ, और फिर बॉडी 6 मीटर कहां गई है? साउथ में, और फिर बॉडी 6 मीटर साउथ में गई है, सॉरी नॉर्थ में, नॉर्थ ऊपर को है, फिर वो 6 मीटर नॉर्थ में गई है। तो मैं आपसे कहता हूं आप बताएं डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है? बेटे डिस्टेंस तो हमेशा ऐड होगा, 8 + 6 क्या आएगा बताएं? 14 मीटर। तो बेटे डिस्टेंस क्या आ जाएगा बोलें? डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा 14 मीटर। लेकिन बेटे डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? डिस्प्लेसमेंट है ओरिजिन से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये लाइन बनेगी, बॉडी यहां से यहां पर आई है, तो यहां से डायरेक्ट चले जाएं आप, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? एक साइड 8 है और एक 6 है, पैथागोरस थ्योरम यूज करके। डिस्प्लेसमेंट जब पैथागोरस थ्योरम यूज करके निकालेंगे तो क्या आएगा? 6 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, तो यहां पर आ जाएगा 8 का स्क्वायर 64 और 36 10 आ जाएगा। बेटे मेरी बात फॉलो कर रहे हैं आप? तो इस तरह के सवाल आप लोगों ने याद रखने हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क आपको पता होना चाहिए कि डिस्टेंस में और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं को रेस कर दूं बेटे। हाँ जी, बेटे इसके बाद आपके पास है चैप्टर नंबर 3 का नेक्स्ट टॉपिक है स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड में और वेलोसिटी में क्या फर्क होता है? स्पीड में और वेलोसिटी में क्या फर्क है? व्हाट इज स्पीड? स्पीड क्या है? स्पीड को v से शो करते हैं, और स्पीड है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ओवर टाइम। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। स्पीड है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। बेटे आपको पता होना चाहिए स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकंड है, मीटर पर सेकंड। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है बच्चों। व्हाट इज एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, डिवाइड बाय टोटल टाइम। हाँ जी, मैं आपसे एक सवाल करता हूं,
आपसे एक एमसीक्यू पूछता हूं, मुझे जरा बताएं, अगर एक बॉडी लाहौर से मुल्तान जाती है, अगर एक बॉडी लाहौर से मुल्तान जाती है विद अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और वो बॉडी फिर मुल्तान से आगे एक इलाका है जी, लेट अस सपोज रहीम यार खान, वो बॉडी जाती है, सेम डिस्टेंस है, जितना लाहौर और मुल्तान में डिस्टेंस है उतना मुल्तान और रहीम यार खान का डिस्टेंस है, और वो बॉडी वहां पर जाती है विद अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। तो मेरा आपसे सवाल है, आप मुझे ये बताएं कि गाड़ी की एवरेज स्पीड क्या होगी, व्हाट इज एवरेज स्पीड। अब आप में से अक्सर बच्चे क्या करेंगे, एवरेज स्पीड निकालने के लिए 60 और 40 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे और कहेंगे सर 50 है, बट दिस इज रॉन्ग। मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं बेटे, अगर डिस्टेंस सेम हो ना, डिस्टेंस सेम हो, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला देखें कैसे लगेगा। एवरेज स्पीड में डिस्टेंस सेम है तो यहां पे आएगा s1 प्लस s2, और टोटल टाइम की जगह आएगा t1 प्लस t2। s1 प्लस s2 की जगह क्या आएगा, s1 डिस्टेंस सेम है, जितना यहां से यहां का डिस्टेंस उतना यहां से, तो मैंने s1 और s2 की जगह s लिख लिया, और टाइम की जगह मैं क्या लिखूंगा, s ओवर v1 प्लस s ओवर v2, टाइम डिस्टेंस ओवर स्पीड, टाइम डिस्टेंस ओवर स्पीड। s के साथ 1 और 2 क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम है। अब s प्लस s क्या हो जाएगा बताएं, 2s, और नीचे v1 और v2 एलसीएम आएगा, यहां पर क्या आ जाएगा, v2s प्लस v1s, जब मैं एलसीएम लूंगा ये v1 v2 ऊपर चला जाएगा, ऐसी है ना बेटे। तो हमारे पास एवरेज स्पीड किसके इक्वल आएगी बताएं जरा, 2s, v1 v2 ऊपर चला गया, और नीचे वाले में s कॉमन आएगा, और यहां पर आ जाएगा v1 प्लस v2, ये वाला s से कैंसिल, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या बना, 2v1 v2 ओवर v1 प्लस v2। तो अगर दो पॉइंट्स में डिस्टेंस सेम हो तो एवरेज स्पीड इस फॉर्मूले से निकाली जाएगी जो मैंने अभी आपको प्रूव करके दिया है, 2v1 v2 ओवर v1 प्लस v2। आपने सारा प्रूव नहीं करना, आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ओके। अब जरा देखिए v1 कितना है, 60 किलोमीटर पर आवर, और v2 कितना है, 40 किलोमीटर पर आवर। इधर क्या आ जाएगा, 60 प्लस 40, इसका आप आंसर निकालें, ये आएगा 48 किलोमीटर पर आवर। चेक कर लें आप जरा, अगर मैं सिंपली ऐड करता तो 60 प्लस 40 ओवर 2 क्या आता, 50, लेकिन 50 रॉन्ग आंसर है, राइट आंसर क्या है, 48 किलोमीटर पर आवर। अंडरस्टैंड। तो अगर दो पॉइंट्स में डिस्टेंस सेम हो, यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला 2v1 v2 ओवर v1 प्लस v2। रिमेंबर दिस फॉर्मूला स्टूडेंट्स। बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, केस नंबर 2। केस नंबर 2, अगर मैं आपसे कहूं कि दो जगह पर जाने का टाइम सेम है, टाइम, लेकिन डिस्टेंस सेम नहीं है। पहले वाले केस में क्या था, पहले वाले केस में डिस्टेंस सेम है लेकिन टाइम सेम नहीं है। अगर हमारे पास टाइम सेम हो लेकिन डिस्टेंस सेम ना हो, बात को जरा समझिएगा, टाइम सेम और डिस्टेंस सेम ना हो, फिर एवरेज स्पीड किसके इक्वल आएगी, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, t1 प्लस t2। अब टाइम सेम है तो बच्चों मैं क्या करूंगा, अगर टाइम सेम है तो मैं यहां पर लिखूंगा t1 प्लस t2 की जगह t प्लस t लिख दूंगा, क्योंकि टाइम सेम है। और s1 की जगह बेटे जरा देखें मैं क्या लिखूंगा, s1 की जगह मैं लिखूंगा v1t, और s2 की जगह क्या लिखूंगा, v2t। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, ओके। और बेटे यहां पर जरा देखें क्या आएगा, एवरेज स्पीड, यहां पे टाइम कॉमन आ जाएगा, v1 प्लस v2 और t प्लस 2 2t हो जाएगा, t से कैंसिल, तो बेटे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आ जाएगा v1 प्लस v2 डिवाइड बाय 2। तो बेटे अगर टाइम सेम हो तो एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला ये जो मैंने लिखा है, v1 प्लस v2 डिवाइड बाय 2, अगर टाइम सेम हो। अगर डिस्टेंस सेम हो तो फॉर्मूला ये है,
अगर टाइम सेम हो तो फॉर्मूला ये वाला है, v1 प्लस v2/2। ठीक है, तो आपने स्टेटमेंट में देखना है कि उसने क्या बोला हुआ है। उसने ये बोला है कि डिस्टेंस सेम है, या उसने ये बोला है कि टाइम सेम है, और उसके अकॉर्डिंग आपने क्वेश्चन का आंसर करना है। और बेटे केस नंबर 3 है, अगर डिस्टेंस भी सेम ना हो, अगर डिस्टेंस भी सेम ना हो मतलब S1, अगर डिस्टेंस भी सेम ना हो और टाइम भी सेम ना हो, फिर क्या फॉर्मूला है? फिर एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है S1 प्लस S2 ओवर T1 प्लस T2। S1 की जगह आ जाएगा V1 T1 और S2 की जगह आ जाएगा V2 T2 ओवर T1 प्लस T2। एवरेज स्पीड फिर आप यहां से निकाल लेंगे। ओके, तो ये सारे फॉर्मूले बेटे जो मैंने आपको बताए हैं ये आपने याद रखने हैं। यहां से एवरेज रेलिवेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। मैं इसको भी रेज करने लगा हूं, काइंडली इसको स्क्रीनशॉट लेना तो ले लें आप इसका। बेसिक काम आपने फॉर्मूलाज याद रखना है, ठीक है। हाँ जी बच्चों, अब बड़े ध्यान से आपने मेरी बात सुननी है बेटे। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होती है बताएं? वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ओके, वेलोसिटी का यूनिट भी वही है जो स्पीड का, लेकिन वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। आपको पता होना चाहिए एवरेज वेलोसिटी क्या है। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। एवरेज में और इंस्टेंटेनियस में क्या फर्क होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज द limiting value of rate of change of displacement. Instantaneous velocity is the limiting value of the rate of change of displacement. लिमिटिंग वैल्यू का क्या मतलब है बच्चों? कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर डिस्प्लेसमेंट होता है। देखिए मैं लाहौर से इस्लामाबाद गया हूं, आप मेरे टोटल डिस्प्लेसमेंट को टोटल टाइम से डिवाइड कर दें, ये मेरी एवरेज वेलोसिटी है। लेकिन लाहौर से इस्लामाबाद जाते हुए लेट अस सपोज मैं कलर कहार से गुजरा था, तो आपने बोला सर अब आपकी वेलोसिटी क्या है? तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, मतलब मैंने 2000 सेकंड तक डिस्टेंस कवर किया है, तो आप पूछेंगे सर वो 19वें सेकंड में आपकी वेलोसिटी कितनी थी? तो दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट जो आपने खास मौके पर मेरी वेलोसिटी पूछी है, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस। एवरेज हमेशा यूज करते हैं टोटल के लिए, इंस्टेंटेनियस यूज करते हैं पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए। बेटे अगर किसी भी कार की वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, तो बेटे यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है बॉडी कवर इक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जब भी बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी तो एवरेज और इंस्टेंटेनियस बराबर होंगी, ठीक है। और बेटे वेरिएबल वेलोसिटी क्या होता है? इफ अ बॉडी कवर अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर डिस्प्लेसमेंट और टाइम के इंटरवल अनइक्वल हो तो वेरिएबल वेलोसिटी है। अगर वेलोसिटी वेरिएबल होगी तो एवरेज और इंस्टेंटेनियस आपस में बराबर नहीं होंगी। नाउ व्हाट इज एक्सेलरेशन? इसी के साथ साथ आपको एक्सेलरेशन की टाइप्स भी पता होनी चाहिए। एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों? एक्सेलरेशन को ए से शो करते हैं। एक्सेलरेशन is the rate of change of velocity. Acceleration is the rate of change of velocity.
vf minus vi divided by delta t. दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर. मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अगर एक्सेलरेशन एवरेज है तो एक्सेलरेशन क्या होगी? टोटल वेलोसिटी ओवर टोटल टाइम. और अगर एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस है तो फिर फॉर्मूला क्या होगा? लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. लिमिटिंग वैल्यू ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. ओके. इसी के साथ साथ बेटे आपने याद रखना है ये बात जो मैं आपको समझाने वाला हूं. बेटे अगर एक गाड़ी की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, अब आप यूनिफॉर्म और वेरिएबल एक्सेलरेशन खुद पढ़ लीजिएगा. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगी? इफ अ कार एंड इक्वल वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. और वेरिएबल कब होगी? इफ अ कार अटेन्ड अनइक्वल वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल टाइम. वेरिएबल मतलब आप अपनी गाड़ी करेंगे तो एक्सेलरेशन भी चेंज होगी. अब अगर एक कार की वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो उसकी एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी, तो हम बोलेंगे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के पैरेलल हैं, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी. बेटे अगर एक कार की वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो उसकी एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगी, और नेगेटिव एक्सेलरेशन जिसको आप डी एक्सेलरेशन बोलते हैं, तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एंटी पैरेलल होंगे. मैं आपसे सवाल पूछता हूं, अगर मैं ईस्ट में जाते हुए गाड़ी को स्लो डाउन कर रहा हूं तो मेरी एक्सेलरेशन वेस्ट में होगी. वो क्यों? क्योंकि अगर मेरी वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो एक्सेलरेशन क्या होगी? नेगेटिव. और अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है इसका मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव है लेकिन एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो दोनों ऑपोजिट हुए. इसका मतलब है वेलोसिटी अगर ईस्ट में है तो एक्सेलरेशन फिर वेस्ट में होगी. ओके. बेटे अगर कार कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रही हो तो उसकी एक्सेलरेशन जीरो होती है. अगर कार की वेलोसिटी लगातार कांस्टेंट हो तो वेलोसिटी का चेंज जीरो आएगा, एक्सेलरेशन जीरो होगी. बेटे वो कौन सा केस है जिसमें वेलोसिटी जीरो होती है लेकिन एक्सेलरेशन जीरो नहीं होती? वो कौन सा केस है जिसमें वेलोसिटी जीरो है बट एक्सेलरेशन जीरो नहीं है? मैं एक गाड़ी में जा रहा हूं, अचानक स्पीड ब्रेक कराया, मैंने सडन ब्रेक अप्लाई की, मेरी गाड़ी रुक गई, वेलोसिटी जीरो हो गई, लेकिन एक्सेलरेशन क्या था? चेंज इन वेलोसिटी. तो गाड़ी की फाइनल वेलोसिटी जीरो हुई ना, इनिशियल तो कुछ ना थी. तो चेंज जब आप निकालेंगे तो चेंज जीरो नहीं आएगा. देखें, एक्सेलरेशन को वेलोसिटी से नहीं, वेलोसिटी के चेंज से मेजर करते हैं. चेंज से मतलब मैं 10 से 0 पर आया तो चेंज क्या है? -10, लेकिन फाइनल वेलोसिटी क्या है? 0. सो व्हेन सडन ब्रेक्स आर अप्लाइड देन वेलोसिटी इज 0 बट एक्सेलरेशन इज नॉट 0. वो कौन सा केस है जिसमें वेलोसिटी 0 नहीं होती बट एक्सेलरेशन 0 होती है? ये लिखा हुआ है. अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो एक्सेलरेशन 0 होती है. अंडरस्टैंड? तो ये कुछ पॉइंट्स हैं बेटे जो आपने याद रखने, इन पॉइंट्स को भूलना नहीं है स्टूडेंट. स्टूडेंट इसी के साथ साथ आपने याद रखना है, अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप क्या बताएगी? बेटे मैंने आपको बताया था किसी भी ग्राफ की स्लोप निकालने के लिए आप वाई एक्सिस वाली चीज को एक्स एक्सिस पे डिवाइड कर दें. अगर आप वाई एक्सिस वाली चीज को एक्स एक्सिस पे डिवाइड करेंगे तो स्लोप होगी डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी. वाई एक्सिस डिवाइड बाय एक्स एक्सिस. रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी. तो dt ग्राफ की स्लोप आपको वेलोसिटी बताएगी. हाँ, अगर ग्राफ आपके पास हो vt ग्राफ, तो vt ग्राफ की स्लोप क्या बताएगी? ये देखें, vt ग्राफ, अगर ये vt ग्राफ है तो vt ग्राफ की स्लोप आपको क्या बताएगी? स्लोप ऑफ vt ग्राफ. स्लोप कैसे निकालेंगे? y एक्सिस ओवर x एक्सिस, डेल्टा v ओवर डेल्टा t. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होगा? एक्सेलरेशन. Acceleration is also is equal to tan theta because delta v is perpendicular and time is base. Perpendicular और base, आप acceleration को tan theta से भी निकाल सकते हैं. So slope of vt graph will give what? Acceleration. हाँ, अगर मैं पूछूं बताएं जरा, एरिया अंडर कर्व ऑफ vt ग्राफ क्या बताएगा? एरिया अंडर vt ग्राफ. तो बेटे vt ग्राफ का एरिया अंडर कर्व कैसे निकालेंगे? जब भी आपसे कहेगा ना एरिया अंडर कर्व, तो आप x को y से मल्टीप्लाई कर दें. तो जब आप अगर आप देखें तो यहां पे आपके पास इस ग्राफ का एरिया अंडर कर्व एक ट्राइंगल आ रही है. ट्राइंगल ऐसी है. अगर आप ट्राइंगल का एरिया निकालें तो ट्राइंगल का एरिया क्या आएगा बताएं?
1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इंटू टाइम क्या होगा, एवरेज स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस कवर्ड। तो वीटी ग्राफ का एरिया अंडर कर्व आपको क्या बताएगा, डिस्टेंस कवर्ड। और वीटी ग्राफ की स्लोप आपको क्या बताएगी, वीटी ग्राफ की स्लोप आपको बताएगी एक्सेलरेशन। अब बेटे मेरे पास कुछ वीटी ग्राफ हैं जो आपको बने नजर आ रहे हैं। अब जरा देखिएगा स्टूडेंट, ये ग्राफ नंबर 1 है, ये वाला ग्राफ नंबर 2 है, ठीक है, ये ग्राफ नंबर 3 और ये ग्राफ नंबर 4 है, ये ग्राफ नंबर 3 और ये ग्राफ नंबर 4 है, और ये ग्राफ नंबर 5 है, ये वाला ग्राफ नंबर 5 है। पहला ग्राफ क्या शो कर रहा है बताएं, फर्स्ट ग्राफ शो कर रहा है कि गाड़ी की वेलोसिटी कांस्टेंट है। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन क्या होगी, जीरो। एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब है स्लोप जीरो है, क्योंकि वीटी ग्राफ में स्लोप ही एक्सेलरेशन है, ठीक है। वेलोसिटी कांस्टेंट है तो स्लोप जीरो है, मतलब एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रही। सेकंड वाला ग्राफ क्या बता रहा है, सेकंड वाला ग्राफ बता रहा है वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग है। अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग है तो बेटे आपके पास जो स्लोप है वो कांस्टेंट आएगी। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप इज इक्वल टू पॉजिटिव कांस्टेंट, पॉजिटिव कांस्टेंट। क्योंकि वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग होगी तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी बट कांस्टेंट होगी। अगर बेटे आप थर्ड वाला ग्राफ देखें, थर्ड वाला, तो बेटे थर्ड वाले में अगर आप देखें तो ये ग्राफ ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। अगर ये ग्राफ ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो ये अगर आप देखें तो ये y से नीचे की तरफ आ रहा है। मतलब देखें स्लोप, स्लोप होती कि आप मैथ्स पढ़ते हैं, आई थिंक आप ज्यादा अच्छा जानते हैं, आप चैप्टर में पढ़ते हैं स्लोप इज इक्वल टू डेल्टा y ओवर डेल्टा x, पढ़ते हैं ना मैथ्स में आप, डेल्टा y ओवर डेल्टा x। अगर डेल्टा y बढ़ेगा तो स्लोप बढ़ेगी। अगर आप देखें तो ये वाला ग्राफ ऊपर से नीचे को जा रहा है तो y वाला फैक्टर कम हो रहा है, क्योंकि ये ऊपर से नीचे को जा रहा है। अगर y वाला फैक्टर कम होगा तो स्लोप कम होगी। अगर स्लोप कम होगी तो एक्सेलरेशन भी डिक्रीज करेगी, क्योंकि स्लोप ही एक्सेलरेशन है। तो थर्ड वाले ग्राफ में क्या है, वेलोसिटी वेरिएबल इंक्रीज हो रही है, वेरिएबल इंक्रीज, तो एक्सेलरेशन क्या हो रही है, डिक्रीज, नॉट नेगेटिव। डिक्रीज में और नेगेटिव में फर्क होता है। जब ग्राफ ऊपर से नीचे की तरफ मुड़ रहा हो तो एक्सेलरेशन डिक्रीज करेगी, नेगेटिव नहीं होगी। नेगेटिव मैं बताऊंगा आपको। नंबर 4 वाले में जब वेलोसिटी, अब जरा देखें 4 वाले में भी वेलोसिटी वेरिएबल इंक्रीज हो रही है, लेकिन अगर आप 4 वाला ग्राफ देखें तो 4 वाला ग्राफ y की तरफ मुड़ रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। y की, ये y से नीचे की तरफ आ रहा है, ये y की तरफ मुड़ रहा है। तो अगर ये y की तरफ मुड़ रहा है तो इसका मतलब है इसकी स्लोप बढ़ रही है। बेटे आप इसको यूं भी कर सकते हैं, ये देखें, स्लोप के बारे में पता करने के लिए आप यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करें, आप यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करें तो टेंजेंट का एंगल बढ़ता जाएगा, अंडरस्टैंड। सो अगर तो फोर्थ वाला ग्राफ बता रहा है कि एक्सेलरेशन विल इंक्रीज, और बेटे फिफ्थ वाला ग्राफ क्या बता रहा है कि गाड़ी की वेलोसिटी यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रही है। फिफ्थ वाला ग्राफ ये वाला है, और एक्सेलरेशन अब नेगेटिव है। एक्सेलरेशन नेगेटिव कब है, जब ये वाला ग्राफ है, दिस वन। तो बेटे ये 5 पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं ये आपने किसी भी सूरत में भूलने नहीं है बेटे, ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं। आपकी बुक के अंदर 3.2 एग्जाम्पल और 3.2 न्यूमेरिकल, बेटे ये आपने एक्सरसाइज के तौर पे करना है। अगर आप 3.2 एग्जाम्पल को देखें ना तो 3.2 एग्जाम्पल में उसने इस तरह का एक बनाया हुआ ग्राफ, कहता है कि ये एक बॉडी है, इसका ये वीटी ग्राफ है, बताएं कि बॉडी ने डिस्टेंस कितना कवर किया है। तो डिस्टेंस तो होता है एरिया अंडर वीटी ग्राफ। एरिया अंडर वीटी ग्राफ से हमें कैसे पता लगेगा, ये देखें जरा, एरिया अंडर वीटी ग्राफ हमारा क्या बन रहा है, पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकालेंगे बताएं, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स,
सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट, डिस्टेंस कवर्ड एस, ये एस क्या, डिस्टेंस, डिस्टेंस। हमारी बुक ने इसको इस फॉर्मूले से नहीं, हमारी बुक ने क्या किया है, पहले इस छोटी ट्राइंगल का एरिया निकाला है, फिर इसका एरिया निकाला है, और फिर इसका एरिया निकाला है। ठीक है, 2 मिनट है, मैं जल्दी कोई सवाल कर देता हूं ताकि आपको थोड़ी सी अवेयरनेस हो जाए। बेटे ये वाली साइड में मिटाने लगा हूं, इसको किसी ने नोट करना तो कर लें, इस जगह को मिटाने लगा हूं मैं। सिर्फ ये 2 ब्लॉक्स मिटा रहा हूं बेटे। हाँ जी स्टूडेंट जरा देखें, मैं आपसे कहता हूं ये आपके पास ग्राफ है, इस ग्राफ में ये 0 लिखा हुआ है, ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है और ये 40 है। ये वीटी ग्राफ है। ओके, और यहां पे बेटे लिखा हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड। तो बेटे पहले आप इस ट्राइंगल का एरिया निकालें, कैसे निकालेंगे, 1/2, बेस किसकी इक्वल है 10 और हाइट कितनी है 20, 1/2 10 इंटू 20 प्लस इस रेक्टेंगल का एरिया निकालें। इस रेक्टेंगल का एरिया क्या है 10 से 30, 10 से 30 20 है, और ये वाली हाइट कितनी है 20, क्योंकि रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू विड्थ होता है। तो 10 से 30 का डिफरेंस 20 है, समझ आ रही है बेटे बात। और प्लस क्या करेंगे आप, इस ट्राइंगल का एरिया, तो 30 से 40 का डिफरेंस क्या है 10, 1/2 बेस कितनी है 10 और हाइट कितनी है 20। अब इसको सॉल्व कर लें आप, ये क्या आ जाएगा आपके पास 2 10 100 आ जाएगा, ये 400 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 2 10, बेटे ये आ जाएगा 100, आंसर इज 600 मीटर। ओके, इस तरह के सवाल आते हैं जो मैं आपको करा रहा हूं। ये आपको और दफा कोई भी बता दें ग्राफ, ये देखें, अगर आपको ये वाला ग्राफ दे दिया हुआ है तो यहां पर डिस्टेंस कवर्ड क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, वीटी ग्राफ का। अगर बेटे आपको ग्राफ इस तरह का दे दिया हुआ है, इस तरह का, तो फिर बेटे क्या है, एरिया अंडर कर्व, डिस्टेंस ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया डिस्टेंस कवर्ड है। ठीक है, इसी तरह ये वाले ग्राफ में भी मुझे जरा एक आंसर करें जरा जल्दी से। ये डीटी ग्राफ है, डीटी ग्राफ, ए बी और सी, ए बी और सी, बताएं जी इस डीटी ग्राफ में किस पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, ए पर, बी पर या सी पर। ए वाले पॉइंट पे स्लोप बढ़ रही है, स्लोप वाई की तरफ जा रही है, तो डीटी ग्राफ की स्लोप क्या होती है, वेलोसिटी। तो ए वाला पॉइंट शो कर रहा है वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, बी वाला पॉइंट शो कर रहा है वेलोसिटी 0 है, कांस्टेंट है, और सी वाला पॉइंट शो कर रहा है वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, क्योंकि डीटी ग्राफ की स्लोप वेलोसिटी बताती है। तो बेटे जिस तरह के मैंने आपको क्वेश्चन करवाए हैं, आपने वेलोसिटी टाइम ग्राफ में याद रखने हैं, और इंशाल्लाह कल हम इसके बाकी टॉपिक्स करेंगे। और कल अगर आपका टेस्ट कल भी प्रॉपर अपलोड नहीं होता तो हम कल भी इस चैप्टर आगे पढ़ेंगे। ओके, हाँ जी, माइक ऑन है, किसी ने कुछ पूछना तो पूछ ले। सर प्लीज ये आपने मेल कर दीजिएगा, टेस्ट अपलोड करें, हमने फोन किया